नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ प्रतिदिन पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं एफएसओ का। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं गुजरात पीसीएस का फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2021 का पेपर। ठीक है, गुजरात पीसीएस के 2021 के फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर में 400 प्रश्न थे। कितने थे? पेपर में 400 प्रश्न थे। उन 400 प्रश्नों में से, ठीक है, 350 प्रश्न, सॉरी, है ना, कितने, 300 प्रश्न के आसपास, 300 प्रश्न थे एग्जैक्टली। अब इन 300 प्रश्नों में से यदि हम बात करें तो हमारे काम के कितने हैं? 150 प्रश्न है ना। हमारे काम के कितने हैं? 150 प्रश्न हैं। बाकी जो प्रश्न हैं वो गुजरात का जो जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वहाँ के क्वेश्चन है, वो हमारे काम के नहीं। ठीक है, तो हम कितने प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं? 150 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज से चालू करें, 150 प्रश्नों को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, आप में से जो लोग भी लगातार एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, वह जॉब्स वाला की तरफ से प्रोवाइड की जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग 7,000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं और उनमें से 5,000 प्रश्न टॉपिक वाइज हैं, 1,000 प्रश्न आपके यूनिट वाइज है और 1,000 प्रश्न आपके एफएलटी के माध्यम से होंगे। इन प्रश्नों में से बात करें, है ना, टोटल 7,000 प्रश्नों में से तो अभी 6 पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, मतलब 600 क्वेश्चन विथ डिटेल्ड डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और हो सकता है कल से परसों में, है ना, संभव है परसों में हम 600 क्वेश्चन और अपलोड कर देंगे। ये किस चीज़ के हैं 600 क्वेश्चन? यूनिट 1 के। यूनिट 1 में आपके कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन और फिर यूनिट 1 का एक कंप्लीट टेस्ट। इस प्रकार से 600 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड यूनिट हम क्या कर रहे हैं, कल या परसों अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 1200 वहां से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब 2 यूनिट तक के कवर हो जाएंगे। ठीक है, हर तीसरे से चौथे दिन पेपर क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज की हमारी इस चर्चा को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पेपर में आप पेपर क्रमांक कहाँ जाएंगे? 25 में जाएंगे, है ना, पेज क्रमांक 25 में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन, एडल्ट्रेशन ऑफ मैदा विद स्टोन सैंड कैन बी इन्फेक्टेड बाय एसिड इनसॉल्युबल एस, है ना। इन्होंने क्या दिया हुआ है, आंसर भी साथ में दिया हुआ है। हम यहाँ से उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है। इतने दिन के डिस्कशन में आपको समझ में आया होगा, हमको सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, हमको आंसर के साथ साथ उसके आसपास का जो अदर इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, हमको वो भी गैदर करना है ताकि हमारी क्या हो सके, एक होलिस्टिक कवरेज हो सके। चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एडल्ट्रेशन ऑफ अ मैदा विद स्टोन्स एंड सैंड कैन बी इन्फर्ड बाय, है ना। यदि क्या किया जाता है, मैदा में मिलावट की जाती है। मैदा में मिलावट किस चीज की जाती है? स्टोन्स की, पत्थरों की और बालू की, रेते की, है ना, इसकी मिलावट की जाती है। तो हम उसको कैसे पता करें, है ना, उसको लिए क्या टेस्ट करते हैं? तो जैसा आपने मेरे ख्याल से पीछे देखा है ना, जैसा आपने पीछे वहां पे देख लिया कि उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिड इनसॉल्युबल एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एसिड इनसॉल्युबल टेस्ट लगाते हैं। इस एसिड इनसॉल्युबल टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि मैदा कितना था और बाकी जो इनसॉल्युबल पोर्शन था वो कितना था। ठीक है, अब इनसॉल्युबल क्या रहेगा एसिड में? स्टोन रहेगा, सैंड रहेगा। और इसका वेट कितना निकला वो आप आखिरी में क्या निकाल लीजिए, ड्राई वेट कितना निकला या ड्राई एस कितना निकला, उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि इसमें एडल्ट्रेशन किस चीज का था और कितना था। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। इस मेथड को हम सिर्फ मैदा के लिए यूज नहीं करते हैं, हम किसी भी प्रकार का जो भी फ्लोर होता है ना, जो भी आटा होता है, वह फिर चाहे मैदा का आटा हो, गेहूं का आटा हो, कोई भी आटा, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम स्पाइसेस के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए हम इस मेथड को भी क्या है, यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या डिटेक्ट करेगा? सैंड है, स्टोन है, डर्ट है, सिलिका है ना, इन सब को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। कैसे डिटेक्ट करता है? क्योंकि चूंकि ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल मैटर होता है। तो इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल मैटर किसमें इनसॉल्युबल रहेगा? एसिड में भी इनसॉल्युबल रहेगा। जो मैदा था सॉल्युबल हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो, और जो इनसॉल्युबल पोर्शन था उसका वेट आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही एक टेस्ट होता है टोटल एस टेस्ट, है ना। वो टोटल आप क्या निकालेंगे, आखिरी में राख कितना बचा उसका मेथड यूज करते हैं। इसमें टोटल जो मिनरल कंटेंट रहता है, चाहे नेचुरल हो चाहे एडल्ट्रेंट हो, उसके माध्यम से आप इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इसमें कहाँ यूज करते हैं? सेरल्स में, पल्सेस में, स्पाइसेस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फेटेड एस मेथड जो होता है वो शुगर और जैगरी के लिए यूज किया जाता है। अल्कोहलिक एसिडिटी जो मेथड होता है वह ऑयल, फैट और घी में रेंसिडिटी के को पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्री फैटी एसिड जो टेस्ट होता है वो एडिबल ऑयल और घी के लिए यूज किया जाता है। पेरोक्साइड वैल्यू किसके लिए निकाली जाती है?
फैट और ऑयल के लिए, है ना। ये क्या होता है, परऑक्सीडेज क्या कर देता है, एंजाइम होता है, तो वो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कॉज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन कॉज करता है। यह ऑक्सीडेशन अभी हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, फैट्स ऑयल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। यदि फैट्स और ऑयल में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, वहां पर ऑर्डर उसका जो है, टेस्ट उसका जो है, स्वाद उसका जो सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। यदि क्या हो जाए, फैट ऑयल घी इन सब का स्वाद खराब हो जाए, इन सब का वो हो जाए, फ्लेवर खराब हो जाए, है ना, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट की वजह से होती है। ये कौन हम पता करेंगे कैसे, परऑक्सीडेज वैल्यू निकाल करके पता करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट किस में पता करते हैं, सेलस, स्पाइसेस, मिल्क पाउडर, कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस वाटर जो रहता है हम उसके माध्यम से पता करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट टेस्ट हैं ना, आप ध्यान में रखेंगे, आपकी ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्च टेस्ट किसके लगाते हैं, पूछ लिया ही तो, है ना। जैसे पूछ लिया तुमसे एसिड इनसॉल्युबल टेस्ट किसके लगाते हो, पूछ लो स्टार्च टेस्ट किसके लगाते हो, मिल्क और क्रीम के लिए। अल्कोहलिक टेस्ट किसके लिए लगाते हो, मिल्क के लिए लगाते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है यार बाबू। चलो अगला आता है, अनसेफ फूड का मतलब क्या होता है। पहला कि इंजरियस टू हेल्थ होना चाहिए, दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड होना चाहिए, तीसरा प्रेजेंस ऑफ एनी कलरिंग मैटर अदर देन स्पेसिफाइड, और चौथा है कि कंटेनिंग एक्सटेनियस मैटर। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, है ना, 2 3 4। देखो सबसे पहले समझ लो कि तुम्हारा जो फूड एक्ट है ना, तुम्हारा जो फूड एक्ट है वहां बताया हुआ है कि फूड क्या होगा, अनसेफ फूड क्या होगा, अडल्ट्रेटेड फूड क्या होगा, ठीक है। इन सब के बारे में वहां पे बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही वहां पे ये भी बताया गया है कि क्या फूड नहीं होगा, ऐसे ही वहां पे बताया गया है क्या फूड नहीं होगा, ठीक है। और पूरी उसकी एक लिस्ट दी हुई है। ऐसे ही ये भी बताया गया है कि किन किन चीजों को हम क्या करते हैं, इसके दायरे में रखते हैं, फूड के दायरे में रखते हैं। तो एक बात पहले समझ लो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऐसे ही कुछ और टर्म होते हैं, जैसे मान लो फंक्शनल फूड हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, ये सब टर्म हो गए, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं, फूड की कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब क्या है, फूड की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी वो चीज फूड की कैटेगरी में रखी जा सकती है, ध्यान में रखना। 2006 के अधिनियम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कोई भी वो चीज फूड की कैटेगरी में रखी जा सकती है जिसको भारत सरकार, केंद्र सरकार बाय द लॉ क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। मतलब समझो ये कपिला पशु आहार है, काय का जानवर के खाने का खाना है, लेकिन भारत सरकार ने संसद में कानून बना करके लिख दिया कि यह क्या हाथ से फूड प्रोडक्ट है, तो इसको फूड प्रोडक्ट माना जाएगा। बात समझ में आई कि किसी भी फूड प्रोडक्ट को फूड प्रोडक्ट तब माना जाएगा जब उसको भारत सरकार क्या है, बाय द लॉ डिक्लेयर करेगी, ठीक है। तो ये चीज समझना है, यह अधिकार केंद्र पर सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि एफएसएस एक्ट को रेगुलेट कौन कर सकता है, सिर्फ भारत सरकार, ठीक है। तो इंजरियस टू हेल्थ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ एनी कलरिंग मैटर, देखो कोई भी जो उसमें वो है कलरिंग मैटर है, रंगीन पदार्थ, पिगमेंटेशन के लिए कुछ मटेरियल डाला गया है, वह एफएसएस के रेगुलेशन के हिसाब से डलेगा, ठीक है। लेकिन यदि उसके अलावा कुछ और है तो फिर वो अनसेफ हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटेनियस मैटर क्या होता है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो रिकमेंडेड नहीं था, जो आपने नहीं डाला था लेकिन फिर भी उसमें है, तो उस परिस्थिति में वो फूड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाता है, इस हिसाब से राइट आंसर 1 3 4, है ना, टू हमारे लिए नहीं है, तो 1 3 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अनसेफ फूड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब अनसेफ फूड जैसे वहां पे 3 चीजें थी, है ना, कि भाई पॉइजनस है, एक्सटेनियस है, इस प्रकार की हमने 3 बातें लिखी। इस प्रकार की लगभग 12 बातें यहाँ पे लिखी हुई जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई फूड अनसेफ है अथवा नहीं है, ठीक है। इन 12 बातों को आप उसमें से एफएसएस के रेगुलेशन से निकाल करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने भी वहीं से बकायदा जो रेगुलेशन बना हुआ है वहां से निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला आता है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड, है ना। ये क्वेश्चन कम से कम तीसरी बार हम लोग लगा रहे हैं ना। वैसे बहुत सामान्य क्वेश्चन है, आप लोगों ने जीके में पहले पढ़ा होगा इसको, ठीक है। लेकिन आज हम इन्हीं डिस्कशन की चर्चा के दौरान लगभग 15 20 क्लासेस में तीसरी बार लगा रहे हैं। अभी क्या है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। ऐसी कोई भी संस्था, सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, ऐसा थंब रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है, लेकिन समानता आप पाएंगे कि ऐसी कोई भी वैश्विक संस्था जिसका नाम डब्ल्यू से चालू होता है और खत्म अंत उन ओ पे होता है, उसका समानता हेडक्वार्टर तुमको कहाँ मिलेगा, जिनेवा में मिलेगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, अगेन ये थंब रूल नहीं है। कई सारे ऐसे 2 3 संगठन है, जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तुमको जिनेवा में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे रूल के हिसाब से तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसी में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी जब एग्जाम में फंस जाओ, नहीं पता है और डब्ल्यू और ओ का
सिद्धांत लगाना है तो फिर जिनेवा लगा दो, ठीक है। चलो अगला आता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये कब स्थापित की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये कहाँ पर है? जिनेवा के शहर स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में ये संस्था क्या है, ठीक है। चलो अगला आता है, द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज, है ना, सबसे ज्यादा जो भारी तत्व है धरती में मिलने वाला और नेचुरल तरीके से मिलने वाला, वो निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट इज कौन सा? यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम हमारे भारत में कहाँ पे मिलता है? प्राइमरली झारखंड में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में उसके साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? शहडोल वगैरह से, ठीक है। बट मध्य प्रदेश में कोई उत्पादन नहीं होता, ठीक है। ये क्या है? एनर्जी रिजर्वायर है। यहाँ से हम क्या पैदा करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी क्या करते हैं? पैदा करते हैं। इसके अलावा इसका यूज कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर बम्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर बम बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है कि हैवीएस्ट जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 92, ठीक है। उसका आइसोटोप क्या है? 238, है ना, यूरेनियम 238, ठीक। अगला आता है, एक इसी में साथ में फैक्ट याद रखेंगे कि हैवीएस्ट मिनरल कौन सा है, हैवीएस्ट एटम कौन सा है, ठीक है। जैसे तुमको ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें एक टर्म लगा दी गई थी, हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट कौन सा है, तो नेचुरल अकरिंग में तो यूरेनियम हो गया, लेकिन सिंथेटिक भी है भाई, बनाए गए हैं, लैब ग्रोन है ना, तो उनमें सबसे भारी कौन सा है? तो उनमें जो सबसे भारी है वो मैन मेड में या सिंथेटिक में, उनमें सबसे भारी कौन सा है? ऑर्गेनेसन, है ना, क्या है? ऑर्गेनेसन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 118, है ना। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एटम्स है? 118 ही हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एटम्स हैं? 118 ही एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और ये 118वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब ये जो ऑर्गेन्सन है वो यूरेनियम से भी भारी होता है, ठीक है। तो ओवरऑल पूछ लिया जाए तो ऑर्गेन्सन, सिंथेटिक में पूछ लिया जाए तो ऑर्गेन्सन, नेचुरल में पूछा जाए तो यूरेनियम, ठीक है। चलो अगला आता है, फूड ड्रिंक में कंटेन एडेड कैफीन, है ना, जो निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी ऐसी है ना, निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी ऐसी है ड्रिंक की कैटेगरी में से जिसमें एडेड कैफीन होता है? अब वापस से, कैफीन दो प्रकार से आपके फूड प्रोडक्ट्स में आ सकता है, एक नेचुरल तरीके से, दूसरा एडेड तरीके से। नेचुरल तरीका मतलब जैसे टी होती है, कॉफी होता है भाई, टी और कॉफी में क्या पाया जाता है? थियोब्रोमीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पहले लगाया हुआ है, ठीक है, जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा, ठीक। अब दूसरा आता है कि यहाँ पे एक शब्द प्रयोग कर दिया एडेड, मतलब तुमने क्या किया, उसको प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के दौरान तुमने क्या किया? अलग से कैफीन ऐड किया। प्रोसेसिंग की, बनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान तुमने क्या किया? अलग से प्रोटीन ऐड किया, ठीक है। तो ये किसमें करते हो तुम? ये किसमें करते हो? एनर्जी ड्रिंक में। किसमें करते हो? एनर्जी ड्रिंक के साथ ऐसा करते हो, ठीक है। अब ये जो एडेड कैफीन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे एक तो हो गया कि भाई एनर्जी ड्रिंक में मिलता है, जो वो है ना, वो जो ऋतिक रोशन सलमान खान बेच रहे हैं, है ना, वो उसमें। अब ये और कहाँ कहाँ हो सकता है? तो एक हो सकता है कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, जिनको कोला टाइप बेवरेजेस आप कह सकते हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, जो जितना आता है ना, इनमें कैफीन डला होता है, ठीक है। उसमें कैफीन की मात्रा कितनी रखी जाती है? लेस देन 145 mg पर लीटर, ठीक है, लेस देन 145 mg पर लीटर उसकी मात्रा रखी जाती है, ठीक है। और उसमें लेवल में बताना पड़ता है, लेवल लगा करके कि इट कंटेन्स कैफीन, है ना, ये लिखना पड़ता है उसमें लेवल में उसके, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है एनर्जी ड्रिंक की, जो कि हमारा क्वेश्चन था, है ना, जैसे रेडबुल हो गया, मॉन्स्टर हो गया, स्टिंग हो गया, 5 आवर एनर्जी हो गया, मार्केट में सब मिलने वाले क्या है? पौआ, है ना। मार्केट में जो पौआ मिलता है उसमें कैफीन होता है, एनर्जी ड्रिंक वाले आइटम्स में। उसमें मात्रा कितनी होती है? 150 से लेकर के 320 mg पर लीटर के आसपास की उसमें मात्रा रखी जाती है, ठीक है। कॉफी या कॉफी बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए तो उसमें तो रहेगा ही, टी बेस्ड प्रोडक्ट्स में रहेगा ही, चॉकलेट और कोआ को बेस्ड में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लेवर्ड जो मिल्क रहते हैं उनमें कभी कभी डाला जाता है, लेकिन प्राइमरी हमको क्या ध्यान में रखना है? कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है। चलो अगला आता है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियम नहीं है, ठीक है। तो पेंडोरिया, पेंटोइया, मरैगजेला, म्यूकोर, है ना। म्यूकोर क्या होता है? एक ईस्ट होता है। म्यूकोर क्या होता है? एक तरीके से ईस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, जैसे पेंडोरिया हो गया, वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का, है ना, किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का। यदि हम पेंटोइया की बात करें तो वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप का।
मॉक्जेला की बात करें है ना, मैरोक्जेला की, तो वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा? कोकोबैसिलाई है ना, सेप का, कैसा? कोकोबैसिलाई सेप का। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? म्यूकॉर की। म्यूकॉर क्या है? सॉरी, मैंने ईस्ट का, ये है मोल्ड, क्या है? मोल्ड है ना। दरअसल जो फंगस होता है वो दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, है ना। एक प्रकार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोल्ड। दूसरा प्रकार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? मोल्ड होता है ना, ये क्या होता है? मोल्ड होता है म्यूकॉर। ठीक है, ये भी क्या करता है? कंटामिनेशन करता है हमारे फूड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है? म्यूकॉर है, जो कि बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है? फंजाई है। ठीक है, क्या है वो? फंजाई है। अगला आता है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011, डैश द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड फ्लोर कैन कंटेन लोएस्ट प्रोटीन, है ना। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसमें सबसे कम क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है ना। तो इनमें से यदि हम बात करें कोकोनट की, किसके? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड कोकोनट जो होता है उसमें सबसे कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, अथवा होनी चाहिए। क्या है? उसमें सबसे कम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 में। काय में? फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशंस 2011 में इस बात को क्या किया गया? मेंशन किया गया है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड कोकोनट फ्लोर में क्या होना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड कोकोनट फ्लोर होता है मींस द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश कोकोनट कर्नल्स और अ ड्राइड कोकोनट कॉपरा ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम मोल्ड, है ना। फूड ग्रेड हेक्सेन सेल बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, इट सेल बी व्हाइट और अ पेल। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? कोपरा से मिलता है या फिर किससे मिलता है? कोकोनट कर्नल से मिलता है। बाद में उसका हेक्सेन के साथ क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। काय के लिए? कोकोनट से कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, बाद में जो बचता है पोर्शन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगला, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स, है ना, कि जो कोई भी तत्व होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह किस बात का द्योतक होता है, किस बात को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला आ जाता है हमारे इसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, दूसरा है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, तीसरा है बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, चौथा आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, जो लोग भी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ करके आए होंगे पहले उनको अच्छे से पता होगा कि जो, अच्छा, जितने भी लोग एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं वो सब बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ के आए होंगे, क्योंकि इसकी ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की। ठीक है, भाई केमिस्ट्री पढ़ के आए हो पहले 11th 12th में, है ना। खैर, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किस बात का द्योतक होता है? कि जो वो है केंद्रक है, न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट फॉर अ न्यूट्रॉन, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन क्या है? पहला एटॉमिक नंबर में आता है। तो पहला एटॉमिक नंबर मतलब कि एक कार्बन हो गया। ठीक, एक वो हो गया, उसमें प्रोटॉन हो गया। ठीक है, यदि तुम ऑक्सीजन की बात कर लो, कार्बन की बात कर लो, कार्बन का कितना होता है? 7 होता है, तो कितने प्रोटॉन हो गए? 7 प्रोटॉन हो गए। दिस इज द केस। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन, द एसिडिटी ऑफ द एक्सट्रैक्टेड फैट प्रेस्ड फ्रॉम ग्रेटेड डेसिकेटेड कोकोनट इज एक्सप्रेस्ड, है ना, कि जो एसिडिटी वो होता है इस निकाली जाती है उसकी कोकोनट की, उसको किस उसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? मतलब उदाहरण के लिए हम ये कह रहे हैं सिंपल सा कि हमने क्या किया, एसिडिक वैल्यू, एसिडिक जो प्रोडक्ट था, आइटम था, उसको हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। ठीक है, अब मुझे वो करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, बताना है किसी को कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना एसिड था, तो मैं उसको किस एसिड के रेफरेंस में बताऊंगा, है ना। मैं उसको किस एसिड के रेफरेंस में बताऊंगा, इसको हमेशा क्या किया जाएगा? एक कंपैरेटिव स्टडी दी जाएगी ना, कि भाई एसिड कितना था? इतना था इसके कंपेयर में। तो किससे एग्जैक्टली यहाँ पे कंपेयर किया जाता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब एसिडिटी एक्सट्रैक्ट की जा रही है किससे? प्रेस्ड डेसिकेटेड कोकोनट से, है ना। तो हम उसमें उस परिस्थिति में उसको किससे कंपेयर करके बताते हैं? लॉरिक एसिड से। किससे कंपेयर करके बताते हैं? लॉरिक एसिड से। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया डेसिकेटेड, इसका शब्द का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। ठीक है, समझो, एक फूड प्रोडक्ट है ना, एक क्या है? फूड प्रोडक्ट है, कुछ भी रख लो, फूड प्रोडक्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ भी रख लो ऐसा, ये खुले इन्वायरमेंट में है। अब जब ये खुले इन्वायरमेंट में रहेगा तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करेगा। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो, और तुम क्या चाहते हो कि तुम इसको क्या कर दो, थोड़ा सा ऐसी जगह पे रख दो, है ना, ऐसी जगह पे रख दो जहां पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर पाए। लेकिन ऐसी जगह कहीं खुली जगह हो ही नहीं सकती है, कोई बंद जगह होगी। तो समझो एक पात्र है तुम्हारे पास, एक क्या है? बर्तन है तुम्हारे पास। ठीक है, जिसमें तुम्हारे
इस बड़े बर्तन में तुमने क्या रख दिया, अपने उस फूड आइटम को किसी चीज में भर करके रख दिया, ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया ढक्कन इसको, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं। अब इस डेसिकेशन में हो क्या रहा है, इस डेसिकेशन के तहत जो ये वो था, जार था, बर्तन था, वह किसी भी प्रकार से इसमें अंदर मॉइस्चर को नहीं आने दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज इसमें क्या है, होती है। लॉरिक एसिड क्या होता है, तो लॉरिक एसिड एक फैटी एसिड है, इज द प्रिंसिपल फैटी एसिड इन कोकोनट ऑयल, है ना। तो कोकोनट ऑयल को प्रिंसिपल फैटी एसिड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कोकोनट ऑयल में कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है, तो कोकोनट ऑयल में लॉरिक फैट एसिड पाया जाता है। कौन सा, लॉरिक एसिड पाया जाता है। उसमें जो एसिडिक वैल्यू बताते हैं वो भी लॉरिक एसिड कंपेयर में ही बताई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चीजों की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कंपेयर करके दिया गया है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, फिश ऑयल है ना, तुम्हारे पास फिश ऑयल है, तो हम उसकी एसिडिक वैल्यू पूछी गई तो किससे कंपेयर करेंगे, ऑलिक एसिड से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑलिक एसिड किसमें पाया जाता है, फिश ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। मान लो तुमसे बटर या घी का पूछा गया तो हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, ऑलिक एसिड से ही कंपेयर करेंगे। अधिकांशतः तुम क्या यूज करोगे, ऑलिक एसिड ही यूज करोगे। तो फिर लॉरिक एसिड कहाँ यूज किया तुमने, कोकोनट के केस में यूज किया, और कहाँ यूज किया, कोकोनट के केस में यूज किया, ठीक है। बाकी जगह तुमको क्या देखने को मिलेगा, ऑलिक एसिड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोकोनट दो बार क्यों लिखा हुआ है, तो एक बार किसका लिखा हुआ है, वह कर्नल के परिपेक्ष में, दूसरा किसके परिपेक्ष में लिखा हुआ है, कोपरा के परिपेक्ष में, ठीक है। बट अगेन कि कोकोनट रहेगा तो हमेशा लॉरिक एसिड, बाकी चीजों के लिए हम किसका रेफरेंस वैल्यू देते हैं, ऑलिक एसिड का रेफरेंस वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विथ, है ना, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है ना, ये क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिया हुआ है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है, तो उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है वो कौन सी होती है, बीटा 1,4, ठीक है। कौन सी पाई जाती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है ग्लूकोज में, ठीक है। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, तो जब आपने प्रोटीन पढ़ा होगा और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोमेरिक जो यूनिट होती है कार्बन की, उससे मिल करके क्या बनते हैं, बड़े बड़े कार्बन वो बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक है। मोनोमेरिक जो कार्बन यूनिट होती है वो कौन होती है, प्राइमरली ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब ग्लूकोज या ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल को आपस में जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से जुड़ेंगे। कैसे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से। ऐसे ही होता है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो प्राइमरी यूनिट होता है क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड दो, यदि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, है ना, प्रोटीन कैसे बनेगा, अमाइनो एसिड जुड़ने से। और यदि दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, चार प्रकार का होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो अगला आता है। अभी के लिए हमारा क्या राइट आंसर है, बीटा 1,4 लिंकेज, कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। स्टार्च की बात करें एमाइलोज की, है ना, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो उसके हिस्से होते हैं। एमाइलोज वाले पोर्शन की बात करें तो उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है जो कि लीनियर चेन के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यदि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की बात करें तो उसमें अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है ना, अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो अगला आता है, स्टेबल लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना, जो लिक्विड जो वाटर होता है वो हमारा स्टेबल फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होकर के भी लगातार स्टेबल बना हुआ है। तो यह किसकी वजह से होता है। अब इतनी सारी बातों में जाने के बजाय आपको सिंपल ये बताना है कि वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। भाई वाटर में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब मोटा मोटा तौर पे बात करें तो ये वो जुड़ रहा है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो जुड़ रहे हैं। तो ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है और क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। इनकी वजह से क्या होता है, कोहेजन होता है। दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक कोहेजन होता है, एक अडहेजन होता है, ठीक है। कोहेजन और अडहेजन। कोहेजन का मतलब कि आपस में दो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स को क्या करना, बाइंड करके रखना, अटैच करके रखना, जोड़ करके रखना, ठीक है। खैर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत सारी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और उस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर माना जाता है, ठीक है। ऊपर नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है, ठीक। खैर ये ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे कुछ और फैक्ट लिखे हुए, इन फैक्ट को एक बार आप जरूर पढ़ें, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है,
फैट से कितनी मिलती है, प्रोटीन से कितनी मिलती है, आदि आदि बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार जरूर जरूर आप इनसे ग्रो थ्रू करें, ठीक है। अगला, साइज एंड द शेप ऑफ द ग्रेन्स इज मेजर्ड बाय, है ना। समझो तुम्हारे पास ये गेहूं है, तुम्हारे पास ये चावल है, ये धान है, अब इनका साइज मेजर करना है ना, बार्ले है, जौ है, इनका साइज मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए जो कोई भी लैब हो, कोई भी इस प्रकार की चीजें हो जहाँ पे साइज मेजर करना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स का। किसका? वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। कुछ नहीं होता है, एक स्केल होती है जिसमें एक चीज, एक यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल माउंट होता है। क्या होता है? मटेरियल माउंट कर दिया जाता है, और यहाँ से एक माउंट कर दिया जाता है। यहाँ पे तुम अपना क्या रखोगे? अनाज का एक दाना रखोगे, इसको इधर खिसकाओगे, इसको इधर खिसकाओगे, और फिर नापोगे। जो रेंज यहाँ पे मिलेगी, है ना, जो भी 1 इंच 2 इंच आधी इंच, है ना, जो भी मिलेगी वो तुम क्या कर लोगे? वैल्यू मान लोगे, ठीक है। तो वेनियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है साइड एंड शेप के लिए। मॉइस्चर के लिए किसका यूज करते हैं? जलडाल, सॉरी, मॉइस्चर मीटर का और इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर का। प्रोटीन कंटेंट के लिए किसका यूज करते हैं? ड्यूमा मेथड का और जलडाल मेथड का। किसका? ड्यूमा मेथड और जलडाल मेथड। ड्यूमा मेथड पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फैट कंटेंट के लिए किसका यूज करते हैं? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? सॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है। सॉक्सलेट एपरेटस कहाँ यूज होता है? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो उसके लिए सॉक्सलेट एपरेटस हो गया। एस कंटेंट निकालना है, राख वैल्यू निकालनी है, तो मफल फर्नेस यूज किया जाता है। मफल फर्नेस में क्या करते हैं? हम हमारे प्रोडक्ट को रख देते हैं और उसमें तापमान बढ़ाते हैं। थोड़े समय बाद क्या हो जाता है? वो जल जाता है। उससे फिर हम क्या निकालते हैं? एस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कलर निकालना है, कलर पता करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? कलरीमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा यूज करते हैं हम लॉबी बॉन्ड टिंटोमीटर का। किसका? लॉबी बॉन्ड टिंटोमीटर का यूज करते हैं। पीएच निकालना है, पीएच स्केल आती है ना। पीएच निकालने के लिए क्या आता है? सोरेनसन स्केल आती है। पीएच पीएच मीटर आता है। इसके बाद एसिडिटी ऑफ अ फैट एंड ऑयल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? टाइट्रेशन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइट्रेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो वो भी इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा इसमें, अ पर्सन हैंडलिंग लेस देन हाउ मच लीटर ऑफ दी, है ना, पर डे मिल्क वुड बी कंसिडर्ड एज अ पेटी फूड मैन्युफैक्चर पर एफएसएस लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस, ठीक है। देखो, इस उसमें जाओगे तुम, इसको डाउनलोड करोगे, इसको देखोगे, ओपन करोगे, है ना, एफएसएस लाइसेंसिंग एंड पेटी, एफएसएस लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011, ठीक है। इसको ओपन करोगे, तो इसको ओपन करके वहां सर्च करोगे कौन सा शब्द? पेटी फूड मैन्युफैक्चर, ये शब्द सर्च करोगे, ठीक है। जब पेटी फूड मैन्युफैक्चर सर्च करोगे तो वहां पे तुमको मिलेगा कि हम किसको पेटी मैन्युफैक्चर बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे पहले समझ लो, पेटी मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो छोटा दुकानदार है, वो व्यक्ति जो छोटा दुकानदार है, और चूंकि तुम छोटे दुकानदार हो तो तुमको एफएसएसआई के पास अभी रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर अभी उतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा व्यापार अभी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कितना होता है? 500 लीटर। कितना उसका राइट आंसर है? 500 लीटर का, ठीक है। तो पेटी फूड मैन्युफैक्चर जो इसके तहत डिफाइन किया गया, इस रेगुलेशन के तहत डिफाइन किया गया है, उसके आधार पे हम इसको कितना मान के चलते हैं? 500 लीटर से मान करके चलते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा पेटी वाले का, है ना, कि मैन्युफैक्चर्स और सेल्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड हिमसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेलिंग करता है ना, वो रिटेलर है, हॉकर है, कुछ भी काम कर रहा है। एक ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, ठीक। अब ये जो पेटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो दो चीजों के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे को क्वेश्चन काहे के लिए दिया गया था? मिल्क के लिए। हमारे क्वेश्चन काहे के लिए दिया गया था? वापस से क्वेश्चन में जाओगे तो मिल्क के लिए दिया गया था। मिल्क के लिए कितना माना गया है? इसको 500 लीटर माना गया है। लेकिन ये मिल्क के अलावा किसी और चीज का व्यापार करता है। मिल्क के अलावा यह किसी और चीज का व्यापार करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, यदि मिल्क है, यदि क्या है? मिल्क है, और क्या है? मीट है। यदि मिल्क और मीट में वो 500 लीटर पर डे का व्यापार कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? पेटी बोल देंगे। और यदि वह किसी और चीज का व्यापार कर रहा है और उसमें 100 केजी या 100 लीटर पर डे का व्यापार कर रहा है, तो हम उसको क्या मान के पेटी वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समझो मैं तेल बेचता हूँ, मेरा तेल क्या होता है? 100 लीटर पर डे से ज्यादा बिक रहा है, इसका मतलब मैं आज से पेटी बिजनेस ऑपरेटर नहीं रहा, ठीक है। यदि मैं दूध बेचता हूँ और मेरा दूध कितना बिक रहा है? 500 लीटर से ज्यादा बिक रहा है, तो मैं आज से क्या रहा? पेटी बिजनेस ऑपरेटर नहीं रहा, ठीक है। 500 लीटर 500 केजी, 100 लीटर 100 केजी, ठीक है। 500 वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए? मिल्क और मीट के लिए। अगला है, रिवर्स ऑफ अ स्वेलिंग ऑफ अ जेल इज नोन एज, ठीक है। जो जेल होता है वो क्या करवाता है? स्वेलिंग करवाता है, ठीक है। जो जेलेटिन मटेरियल होता है वो क्या करवाता है? स्वेलिंग करवाता है। तो स्वेलिंग का उल्टा क्या माना जाता है? सॉर्प्शन, थियोट्रॉपी,
सिनर्सिस और लीकेज, निम्नलिखित में से क्या उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग का जो रिवर्सल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनर्सिस बोलते हैं, ठीक है। सिनर्सिस क्या होता है, जिसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, वीपिंग, है ना। सिनर्सिस को क्या बोलते हैं, वीपिंग के नाम से जानते हैं ना, किसके नाम से, वीपिंग के नाम से जानते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच अ जेल contracts and expels the liquid it holds, causing shrinkage. It is the opposite of the imbibition where a gel absorbs liquid and sweats, ठीक है। तो सोचो जो जेलिंग प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो जेलिंग मटेरियल होता है ना, जो जेलिंग मटेरियल होता है वो क्या कर लेता है, मॉइस्चर आदि को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। अब स्वेल कर जाता है। अब उसकी उल्टी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिनरेसिस या वीपिंग, है ना। इस सिनरेसिस से वीपिंग में क्या होता है, श्रिंकेज होता है, क्या होता है, श्रिंकेज होता है, वह सिकुड़ जाता है वापस से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे जिलेशन है, रेट्रोग्रेडेशन है, उसका मतलब क्या है ना, कोअर्सवेशन है, फ्लक्चुएशन है ना, प्रेसिपिटेशन है, कर्लिंग कोगुलेशन है, डिजॉर्प्शन है। तो इनको एक बार आप जरूर ध्यान में रखें इन शब्दों को, ठीक है। अगला, सोडियम कंटेंट इन अ टेबल सॉल्ट, है ना। जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें सोडियम की मात्रा कितनी होती है ना। जो हमारा घर का नमक होता है उसमें, जो घर का नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब उसमें सोडियम कितना होता है, क्लोरीन कितना होता है, ये एग्जैक्टली आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें जो सोडियम की मात्रा होती है वह कितनी होती है, 39.34% के आसपास, कितनी, 39.34% के आसपास मात्रा होती है। और उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, क्लोराइड का होता है। और वो कितना होता है, 60.7% के आसपास, ठीक है। तो ये 0.7 इधर ला लो, कितना हो जाएगा 40 और 60 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 ही तो पहुंचना था। तो NaCl में Na कितना होता है, 39.3 होता है, और Cl कितना होता है, 60.7 होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, टेबल सॉल्ट, घर का नमक, ठीक है। जो सुक्रोज होता है, जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, उसमें कार्बन कितना होता है, 42% के आसपास, हाइड्रोजन कितना होता है, 6% के आसपास, ऑक्सीजन कितना होता है, 51% के आसपास, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे मिल्क है, एग है, एग व्हाइट है, राइस ग्रेन है, इन सब की मात्रा यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार जरूर आप इससे गो थ्रू करें, ठीक है। अगला, एनआईएन इज सिचुएटेड, है ना। कई बार मैंने आपसे कहा कि आईसीएमआर एनआईएन के हिसाब से, किसके हिसाब से, आईसीएमआर एनआईएन के हिसाब से। तो आईसीएमआर क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया, है ना। भारत सरकार की एक संस्था है जो मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर रही है। इसके अलावा एक संस्था क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में, कहाँ पर है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में, ठीक है। इसको किसने बनाया था, सर रॉबर्ट मैककॉरिसन ने बनाया था। कब बनाया था, 1918 में, है ना। किसने बनाया था, सर रॉबर्ट मैककॉरिसन ने बनाया था। कब बनाया था, 1918 में बताया था। अभी वर्तमान में यह संस्था किसके नियंत्रण में है, भारत सरकार के नियंत्रण में है ना। ये जो संस्था भारत सरकार के नियंत्रण में है, कब से है, 1958 से है। NIN इसका नाम कब से पड़ा, 1958 से पड़ा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ओरिजिनली ये संस्था कब बनाई गई थी, 1918 में। भारत सरकार के नियंत्रण में, भारत सरकार के परिवर्तित नाम के साथ कब से चल रही है, 1958 से चल रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लोग क्या रिकमेंड करते हैं, हमारा जो रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंसेस होता है ना, RDA, है ना, PEM, ये सब कुछ, मतलब न्यूट्रिशन के मामले में जो कुछ रिसर्च है वो सब कुछ यही लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज एक्ट हैज प्रोमुलेटेड इन दी, है ना। जो अपीडा अधिनियम है, अपीडा की बात हो रही है ना। कई बार अपीडा का क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। अपीडा अधिनियम कब लाया गया था, है ना, अपीडा अधिनियम कब लाया गया था, अभी बात की जा रही है ना। ये अधिनियम कब प्रोमulgate किया गया था, 1971, 2006, 1998, 1986 में, ठीक है। कब पारित किया गया था, है ना। ये कब पारित किया गया, 1986 में। कब, 1986 में पारित किया गया था, ठीक है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, वापस से, कि जो अधिनियम है वो एग्जैक्टली कब लाया गया था, 85 में, और संस्था कब बनाई गई थी, 1986 में। ये भी ध्यान में रखना है ना। इनके क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट अगेन हमारे पास राइट आंसर क्या है, 1986 ही है, ठीक है ना। अभी के लिए जो एग्जैक्ट डेटा है उसको कैसे याद रखेंगे, तो अधिनियम कब लाया गया, 85 में, संस्था कब बनाई गई, 86 में, 86 में कब, 13 फरवरी 1986 को। संस्था है कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ है संस्था, नई दिल्ली में संस्था क्या है, बनी हुई है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ये संस्था क्या काम करती है, फूड प्रोडक्ट्स के आइटम्स के एक्सपोर्ट में और उसके डेवलपमेंट में क्या करती है, किसानों की मदद करती है, ठीक है।
इसी प्रकार की एक संस्था होती है मपीडा, है ना, इसी एक प्रकार की एक संस्था क्या, मपीडा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके लिए काम करती है, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए। मरीन प्रोडक्ट्स क्या होता है, फिशरीज होता है ना, क्या होता है, जितना भी फिशरीज सेक्टर है ना, मछलियां हैं, उनके लिए काम करता है। ये संस्था कब बनाई गई थी, 1972 में, है ना। ये संस्था कब बनाई गई थी, 1972 में इस संस्था को स्थापित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि में है। किसके तहत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, दोनों ही काम कर रही है, ठीक है। अगला आता है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन कितनी होती है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो जो पीएच स्केल होती है, सॉल्वेंशन स्केल होती है, वो कितने से काम करती है, 0 से लेकर के 14 तक काम करती है। जहाँ पे बीच में क्या होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इधर का पूरा क्या है, एसिडिक है, इधर का पूरा क्या है, एल्कलाइन है ना, इधर का पूरा क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो 7 से कम में हम क्या बताएंगे, पीएच वैल्यू बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स से क्या दिए हुए हैं, पीएच दिए हुए हैं। जैसे लेमन जूस है, उसका पीएच कितना होता है, 2 to 2.6 होता है, ठीक है। विनेगर का 2.4 to 3.4 होता है, ठीक है। योगर्ट का कितना होता है, दही का कितना होता है, 4.4 to 4.8 का एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। यदि समुद्र के पानी की बात करें, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। कैसा पानी होता है, खारा पानी होता है। खारा पानी मतलब क्या होता है, सॉल्टी होता है। कैसा होता है, सॉल्टी होता है। सॉल्टी का मतलब कैसा हो गया, बेसिक हो गया। तो यहाँ पे पीएच भी कितना हो गया, 7.5 to 8.4 हो गया, ठीक है। जो रॉ मटेरियल मिल्क होता है ना, उसमें कितना होता है, 6.4 to 6.8 का पीएच होता है उसका, ठीक है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज बेसिस फॉर चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ द पास्चराइजेशन, ठीक है। पास्चराइजेशन हुआ सही तरीके से या नहीं हुआ, कौन से एंजाइम की मदद से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पास्चराइजेशन हुआ या नहीं हुआ, इसको पता करने के लिए आप कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, तो फॉस्फेटेज एंजाइम का। किसका यूज करते हैं, फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करते हैं। कौन सा फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। कौन सा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का आप यूज करते हैं पास्चराइजेशन की हुआ कंप्लीटली या नहीं हुआ, इसको पता करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग एंजाइम का आप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, एक बार जरूर आप इसे गो थ्रू करें, ठीक है। ये पूरी कहानी थी आज की। आज की क्लास यहाँ खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 21 से 40 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।